हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? ठीक ठाक। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज को, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पहला लेक्चर था। ठीक है, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं उनको, यानी कि कूलम्स लॉ। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द कूलम्स लॉ आपने जाके उस वीडियो को पहले देखना है, लेक्चर फर्स्ट, जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस को डिस्कस किया गया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, लेकिन अभी इस लेक्चर के अंदर ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसका लेक्चर नंबर 2 है ये। तो इस लेक्चर के अंदर हम किस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं? यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसके साथ साथ यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात आती है, इसका मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं? कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ को हम डिटेल में देखेंगे कि कूलम्स लॉ क्या होता है, या फिर इसके अंदर किन किन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ना है। तो आज का जो लेक्चर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 2, ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड कूलम्स लॉ। ठीक है, तो पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, वरना इस वीडियो को समझने में आपको मुश्किलात हो सकती है। लेकिन थोड़ा स्लोली आप सुनते जाएं, देखते जाएं, पढ़ते जाएं, नोट करते जाएं, तो सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है। अच्छा बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसे कहा जाता है? तो ये फोर्स जो है वो कौन सी फोर्स है? ये फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। तो अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्शन भी होती है, जैसे आपको पता है। ठीक है, तो अट्रैक्शन कब होती है? जब अपोजिट यानी कि अनलाइक चार्जेस होती हैं, तो अट्रैक्शन होती है। जब सिमिलर चार्जेस होती हैं, यानी कि लाइक चार्जेस होती हैं, तो वहाँ पे होती है रिपल्शन। ठीक है, तो उस रिपल्शन की फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंसेप्ट जो था वो पहले से ही था। ठीक है, कई सारे बच्चों को ये जहन में होता है कि चार्ल्स ऑगस्टन डी कूलम आए और उन्होंने बताया कि चार्जेस के दरमियान में फ़ोर्स होती है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो है क्या असल में? स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि चार्जेस के दरमियान फ़ोर्स जो थी वो पहले ही मौजूद थी। ठीक है, लेकिन चार्ल्स ऑगस्टन डी कूलम ने कुछ नई चीज़ बताई। वो क्या बताई? कि इनके दरमियान जो चार्ज के दरमियान जो फोर्स है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का। उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि दो मासेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होती है उसको कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के जहन में यही रहता है कि सर आइज़ैक न्यूटन आए और उन्होंने आके हमें बताया कि भाई दो मासेस के दरमियान में फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अरे भाई, अगर ऐसा होता तो क्या ऐसा था कि मतलब न्यूटन से पहले कोई भी चीज़ ज़मीन पे नहीं गिरती थी? ऐसा तो नहीं था ना। न्यूटन आए उसके बाद चीज़ें ज़मीन पे गिरना शुरू हो गई, ऐसा तो नहीं है। पहले भी चीज़ें ज़मीन के ऊपर ही गिरती थी, मतलब ऊपर से नीचे ही गिरती थी। लेकिन न्यूटन ने बताया कि इनके ऊपर फोर्स कितनी अप्लाई होती है। पहले ये कंसेप्ट था। ठीक है, पहले ही सबको पता था कि ज़मीन जो है वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करती है ये मालूम नहीं था।
तो न्यूटन ने बताया कि कितनी फोर्स से ज़मीन जो है चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, तो ठीक वैसे ही यहाँ पे चार्ल्स ऑगस्टन डी कूलम, साइंटिस्ट का नाम क्या है, चार्ल्स ऑगस्टन, अगर कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो खुद ही करेक्ट कर लीजिएगा, चार्ल्स ऑगस्टन डी कूलम, ठीक है, ये पूरा नाम है इस कूलम साहब का, चार्ल्स ऑगस्टन डी कूलम, जिन्होंने ये ला दिया, कौन सा ला दिया, कूलम्स ला, जिसको आज हम पढ़ते हैं ना कूलम्स ला, ये चार्ल्स ऑगस्टन डी कूलम ने दिया था। अच्छा, इस कूलम्स ला के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कूलम्स ला के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो भाई सबसे पहले आप ये देख लें कि कूलम्स ला क्या कहता है, ये हमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देता है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, ठीक है, किस चीज़ की, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट बिटवीन टू लाइक आर अनलाइक चार्जेस, दो लाइक चार्जेस हों या फिर अनलाइक चार्जेस हों उनके दरमियान, लाइक या फिर अनलाइक चार्जेस हों उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन होती है, उसके बारे में हमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट मिलती है, कहाँ से, कूलम्स लॉ से, ठीक है, समझ आ गई ये बात। एक मिनट वीडियो को देख लूँ चल रही है कि नहीं, ठीक है भाई चल तो रही है। ओके, सो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, अब देखें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का मतलब होता है कि अगर किसी भी फोर्स की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट अगर हम करें, इसका मतलब है कि उसकी फिक्स वैल्यू उस या फिर उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हम फाइंड जो करते हैं ना कि वो फोर्स कितनी है, तो उसको हम यानी कि मैग्नीट्यूड में नंबर्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं, यूनिट के साथ डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो वो होती है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। तो यहाँ पे न्यूटन ने क्या किया, सॉरी न्यूटन का नाम याद आ गया क्योंकि इससे पहले हमने थोड़ा न्यूटन का जिक्र किया ना, तो कूलम्स ने क्या कहा, कूलम ने कहा कि लाइक चार्जेस जो है और अनलाइक चार्जेस जो हैं इनके दरमियान अट्रैक्शन या फिर रिपेलियन की जो फोर्स होती है उसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की किसने, कूलम ने बताया कि इनके दरमियान में इतनी फोर्स होती है या फिर वो फोर्स जो है इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो कूलम के मुताबिक क्या है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है या फिर रिपल्शन जो है, देखें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी बहुत सारी होती हैं, जैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जैसे हमारे पास मैग्नेटिक की फोर्स जो होती है वहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, साथ में फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होती है, और उसी के साथ ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये भी, जिसको कूलम फोर्स भी कहा जाता है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखें कूलम्स लॉ के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम कूलम्स लॉ के अंदर ये पढ़ते हैं कि ये फोर्स जो है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ऑगस्टन डी कूलम, ये फोर्स जो है ना दो चार्जेस के दरमियान ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के। अब देखिए ये दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि Q1 के ऊपर भी डिपेंडेंट है, Q2 के ऊपर भी डिपेंडेंट है, दोनों की प्रोडक्ट जो है उसके साथ है, इसलिए इसको म्यूचुअल फोर्स भी कह सकते हैं। ये कौन सी फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स है, ठीक है ना। जैसे कि यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर आप दो मासेस के दरमियान फोर्स पढ़ते हैं, वो भी जो है म्यूचुअल फोर्स होती है, तो ये भी फोर्स कौन सी है, ये भी एक म्यूचुअल फोर्स होती है। अच्छा, उसके साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके साथ, आर स्क्वायर के साथ, ये होता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, जिसको यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन भी फॉलो करता है और यहाँ पे कूलम्स लॉ भी फॉलो करता है, कौन सा, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ की अगर आपने पूरी डिटेल देखनी है
तो अभी उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहाँ से आता है। देखिए ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वहाँ पे ये प्रूफ किया था कि फोर्स जो है वो आर स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो कि फर्स्ट ईयर के छठे चैप्टर के अंदर ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है वहाँ पे पहले पेज पे इन्वर्स स्क्वायर लॉ की पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है। ठीक है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बात कर रहा हूँ, फिज़िक्स की बुक फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन, जिसका पहला जो पेज है उसके ऊपर इस इन्वर्स स्क्वायर लॉ के बारे में डिटेलिंग डिस्कशन किया गया है। जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। अब जैसे कि ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान जो फोर्स होती है वो कौन सी फोर्स होती है? रेपलियन की फोर्स होती है, क्योंकि ये लाइक चार्जेस हैं। ठीक है, और हमें पता है कि लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस क्या करती हैं? एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ठीक है ना, तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी ये रेपलियन की फोर्स होगी। अच्छा, उसके साथ अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरी भी नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, यानी कि फोर्स जो होगी वो रेपलियन की होगी, क्योंकि ये भी क्या हैं? ये भी लाइक चार्जेस हैं। तो यहाँ पे भी फोर्स जो अप्लाई होगी वो कौन सी होगी? रेपलियन की फोर्स होने वाली है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है लेकिन दूसरी जो है वो नेगेटिव चार्ज है, अब इनके दरमियान जो फोर्स होने वाली है वो कौन सी फोर्स होने वाली है? वो होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अगर हमारे पास लाइक चार्जेस नहीं हैं, ये क्या हैं? अनलाइक चार्जेस। तो अनलाइक चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो कौन सी फोर्स होती है? अट्रैक्शन की होती है। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे भी फोर्स होगी, कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो अब इन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें यहाँ से मिलेगा। फोर्स, अभी ये वाला एग्जांपल लें, ये वाला लें या फिर ये वाला, तीनों का जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आप फाइंड करेंगे ना, तो वो इस रिलेशन जो है, ये दोनों रिलेशंस जो हैं इनमें से ही आपने फाइंड करना है। देखें, इन रिलेशंस को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो कुछ यूँ लिखेंगे कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रेपलियन इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to the square of the separation between their centers। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी आती है कि भाई यहाँ पे जो आपने ये सेपरेशन लेना है ना, ये सेंटर टू सेंटर लेना है। देखें, जैसे कि ये आपके पास एक चार्ज है या फिर कोई चार्जड पार्टिकल है, ठीक है, जिसके ऊपर जितनी भी चार्ज हो ये कोई चार्जड पार्टिकल है, सही है। अच्छा, एक और आपके पास चार्जड पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज गिवन है, चलें ये भी मान लेते हैं कि ये भी पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल है। अब इन पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी? वो फोर्स जो होगी ना वो सेंटर टू सेंटर होगी। इसलिए इस पॉइंट से हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कौन सी फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दरअसल सेंट्रल फोर्स है, मीन्स सेंटर से सेंटर की तरफ जो है वो अप्लाई होती है। ठीक है, इसलिए हम इसको सेंट्रल फोर्स कहते हैं। अच्छा, तो सेंट्रल फोर्सेस की हमने बात की कि ये जो है चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, मान लीजिए कि इसके ऊपर चार्ज जो है वो Q1 है और यहाँ पे जो चार्ज है वो Q2 है। ठीक है, तो इनके दरमियान जो फोर्स है, फोर्स ऑफ रेपलियन जो होगी वो सेंटर टू सेंटर होगी। इसलिए हम कहते हैं कि ये फोर्स जो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स होती है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स का मतलब है जो सेंटर टू सेंटर हो, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी सेंटर टू सेंटर होती है। ठीक वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो भी सेंटर टू सेंटर ही होती है। तो सेंटर टू सेंटर जब होती है तो यहाँ पे आप जो सेपरेशन लेंगे वो भी सेंटर टू सेंटर ही लेंगे। ये जो R है
यानी कि सेपरेशन जो आप लेते हैं ये क्या है, ये सेंटर टू सेंटर है, ठीक है। एक चार्ज के सेंटर से लेकर दूसरी चार्ज के सेंटर तक, ठीक है, या फिर चार्ज कह लें या चार्जड पार्टिकल कह लें, सेंटर टू सेंटर होती है ये सेपरेशन, क्योंकि ये फोर्स जो है वो सेंट्रल होती है, ठीक है ना, सेंटर से लेकर सेंटर तक। अच्छा, अब देखें इसी रिलेशन को, ये जो रिलेशन हमने लिखा अभी कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 और Q2 के साथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इनका जो सेपरेशन है फ्रॉम सेंटर टू सेंटर इसके साथ। अच्छा, अब प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाएं, ठीक है, तो मैथमेटिकली हमारे पास यही इसका जो ऐसा कह लें कि सॉल्यूशन होता है कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाने से कांस्टेंट लगाया जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, के, ठीक है, Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला आ गया किस चीज़ का, कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर फोर्स ऑफ रिपलियन है उसको कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम Q1 Q2 दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो होगा वो पुट करेंगे, और उसके अलावा सेंटर से लेकर सेंटर तक, सेंटर टू सेंटर जो सेपरेशन है उसको हम यहाँ पे अपान में लिखेंगे लेकिन स्क्वायर के साथ, और उसके साथ ये कांस्टेंट जो है वो के। अब के कौन सा कांस्टेंट है, इसको हम कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, कूलम्स कांस्टेंट। अच्छा भाई, ये कूलम कांस्टेंट डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करता है, ठीक है, कूलम कांस्टेंट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखें, कूलम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम। भाई ये मीडियम जो इन चार्जेस के दरमियान होता है, मीडियम बिटवीन चार्जेस, तो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम होगा उस मीडियम के ऊपर ये डिपेंड करता है के, ठीक है। तो के जो है, अब देखें मैं आपको एक इसका बहुत आसान कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि के को हम कैसे लिखते हैं। के का मतलब क्या होता है कि भाई देखो, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी पॉजिटिव चार्ज है, अब इनके दरमियान कुछ नहीं है, अगर यहाँ पे इनके दरमियान कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इनके दरमियान क्या है, वैक्यूम, ठीक है। तो इनके दरमियान कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे के की वैल्यू जो होती है, यहाँ पे के की वैल्यू होती है 8.98 इंटू 10 पावर 9, ठीक है। के की वैल्यू जो होती है 8.98 इंटू 10 पावर 9, लेकिन इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन से अगर आप इसका यूनिट भी कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको यूनिट मिलने वाला है, क्योंकि फोर्स का यूनिट है न्यूटन, ये आर का यूनिट है मीटर जो कि इस तरफ आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी कूलम तो कूलम भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये इस साइड पे जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये के की वैल्यू है, ठीक है, ये याद रहे, ये के की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम नहीं है, उसके लिए के की वैल्यू इतनी है। अगर हम चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम रख देंगे तो फिर के की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। चार्जेस के दरमियान अगर हम कोई मीडियम प्लेस कर देंगे तो के की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो कितनी होगी वो हम डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में, लेकिन ये याद रहे कि ये चार्जेस के दरमियान ये वाली वैल्यू जो कि आप अप्रोक्सीमेट इतनी भी लिखते हैं 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ये के की वैल्यू जो है ना, ये एयर के लिए भी ले सकते हैं आप इस वैल्यू को, क्योंकि जो वैक्यूम के अंदर वैल्यू होती है एयर के अंदर भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू वही होती है जो वैक्यूम की है, क्योंकि चार्जेस के दरमियान अगर सिर्फ एयर है तो एयर के लिए भी के की वैल्यू यही है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कांस्टेंट है
के, जिसको हम कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, जो कि किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम। तो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम होगा उस मीडियम की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा देखें, अब इस के को थोड़ा और आगे चेक करते हैं। के की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के को अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, देखें एप्सिलॉन नॉट जो है वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखिए यहाँ से हमें पूरा कंसेप्ट पता चलेगा कि के का मतलब क्या है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम। अगर अब देखिए मैं एप्सिलॉन को ज़रा डिटेल में डिफ़ाइन करूँगा पहले, कि आपको एप्सिलॉन का पता चल जाए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन आप लेते हैं ना, इसका मतलब है परमिटिविटी। लेकिन परमिटिविटी का मतलब क्या है, परमिटिविटी, अच्छा देखें परमिटिविटी का मतलब होता है, परमिटिविटी दरअसल क्या होती है, ये होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मीडियम, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मीडियम। मीडियम जो है वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम कहते हैं परमिटिविटी। मीडियम के अंदर एक किस्म का रेजिस्टेंस होता है जो कि फोर्सेस को ट्रांसफ़र होने नहीं देता। ठीक है ना, करंट के अंदर हम जो रेजिस्टेंस पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कि करंट को, मतलब वो रेजिस्टेंस करंट को ट्रांसफ़र होने नहीं देता। यहाँ पे भी एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी, इसका मतलब ये क्या है, ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मीडियम है। तो मीडियम जो है वो फोर्सेस को ट्रांसफ़र होने नहीं देता। ठीक है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें से फोर्स क्रॉस नहीं होगी। ठीक है, फोर्स अप्लाई नहीं होगी। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी फोर्स ज़्यादा होगी। तो ये क्या होता है, ये दरअसल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब देखें इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन के हवाले से अगर देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बेटा ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये वैक्यूम के लिए है। ठीक है, तो वैक्यूम के अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, या फिर ऐसा कह लें कि रेजिस्टेंस होता ही नहीं है। ठीक है, तो वैक्यूम के अंदर जो रेजिस्टेंस है या तो फिर बहुत कम होता है या फिर होता ही नहीं है। तो यूँ कह लें कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता नहीं कितनी है, मुझे याद नहीं है, एक मिनट में देख लूँ, थोड़ा वेट कीजिएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं देख लूँ, वैसे आप खुद ही देख लीजिएगा, लेकिन मुझे कंफर्म याद नहीं है ना, इसलिए मैं यहाँ पे देख के लिख लेता हूँ कि एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। अच्छा भाई, एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो 8.85, अगर बुक में आप देखना चाहें तो पेज नंबर आपको बता देता हूँ, 41, सिंटैक्स की बुक का पेज नंबर 41 जो है वहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू लिखी हुई है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यस, ठीक है, और यूनिट क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास वैक्यूम के लिए रेजिस्टेंस है, तो वैक्यूम के लिए ये कम से कम रेजिस्टेंस है। ठीक है, सबसे कम जो रेजिस्टेंस होता है वो किस में होता है, वैक्यूम के अंदर होता है। तो रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, देखें ये रेजिस्टेंस क्या है, मिनिमम, तो ये मिनिमम रेजिस्टेंस होता है वैक्यूम के अंदर। तो रेजिस्टेंस जब मिनिमम होगा तो के की वैल्यू मैक्सिमम होगी। थोड़ा ध्यान से देखते जाइए भाई, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। देखें ये इक्वेशन जो हमें बताती है कि एप्सिलॉन का रिलेशन के साथ इनवर्स है। ठीक है, अब ये वैक्यूम के लिए है, एप्सिलॉन नॉट जो है ये वैक्यूम के लिए। अब वैक्यूम के अंदर तो किसी चीज़ का रेजिस्टेंस होता ही नहीं है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कुछ भी ना हो।
तो अगर कुछ भी नहीं होगा तो वहाँ पे फोर्सेस को रोकने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम है, जो कि कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है। अच्छा, तो ये मिनिमम रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस कम से कम है तो वहाँ पे हम कहेंगे कि के की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, जो कि यहाँ पे हमने लिखी। अब एयर के लिए भी इतनी होती है। अब दो चार्जेस के दरमियान में आप एयर प्लेस करते हैं तो भी के की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वही सेम रहेगी। ठीक है। अगर आप कोई और मीडियम बीच में प्लेस कर देते हैं तो के की वैल्यू के ऊपर फ़र्क होगा। ठीक है। अब पहले इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान से नोट भी कर लें। ठीक है। और इनको समझने की कोशिश भी करिएगा। उसके बाद चलो, अभी ये वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो गई है। अब के की वैल्यू और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ मीडियम हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आपके पास क्या है? फ़िलहाल आपके पास जो कूलम्स लॉ है वो ये है, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के साथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के साथ। अब Q1 क्या है? चार्ज ऑफ मतलब फर्स्ट पार्टिकल, चार्ज ऑफ सेकंड पार्टिकल, या फर्स्ट चार्जेड पार्टिकल, सेकंड चार्जेड पार्टिकल। और आर क्या है? आर जो है वो सेंटर टू सेंटर सेपरेशन है बिटवीन टू चार्जेस। और प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो के आ जाएगा। के क्या है? के हमारे पास एक मीडियम कांस्टेंट है जिसको कूलम कांस्टेंट कहा जाता है, जो कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर। ठीक है। अब इस वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे इस के को डिटेल में, कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, के जो है वो कब मिनिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा, कब इन्फिनाइट होगा, कब ज़ीरो होगा, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनका पूरा डिटेल इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो कहीं मत जाइएगा, इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिए, और हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें। उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।